सर चैन नहीं है सर सीबीएसई को सर। यहाँ अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा और ये अपने नए नए एडिशनल क्वेश्चंस निकाल रहे हैं। सर पहले सिलेबस तो कंप्लीट हो जाने देते ही ये। सर यहाँ मेन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो नहीं रही और इन्होंने निकाल दिए हैं नए एडिशनल क्वेश्चंस। तो कोई बात नहीं बच्चों, अब यही जीवन है, कभी धूप कभी छांव। अब क्वेश्चंस निकाल ही दिए हैं सीबीएसई ने 60 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में नए एडिशनल के नाम से। तो इस वीडियो में कर ही लेते हैं उनको डिस्कस। कोई बड़ी बात नहीं है, हमने वैसे सारी बातें पढ़ी रखी हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ साथ उन 60 क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेंगे। तो वीडियो में बने रहना और पूरे क्वेश्चंस को, पूरे डिस्कशन को मेरे साथ ध्यान से सुनना। चलो जी, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस का पूरा जत्था मेरे साथ। 60 क्वेश्चंस है इकोनॉमिक्स के। तो अगर आपके पास ये फाइल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीन पे पूरे कंसंट्रेशन से हर क्वेश्चन के डिस्कशन को पूरा ध्यान से सुनना। सारे क्वेश्चंस हम आज ही इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो आपको अपने रिवीजन में इनकी भी हेल्प मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे बच्चों आपके साथ। इसमें पूछ रहा है मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। Which specific function of money is this called? तो functions of money specifically CBSE ने कोर्स के अंदर नहीं दे रखा था, पर इस क्वेश्चन के अंदर मनी के फंक्शन का यूज करा गया है और इसमें कह रहा है कि कौन से फंक्शन से आप अपनी परचेजिंग क्षमता को वर्तमान से भविष्य की तरफ ले जा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप आज अपने परचेजिंग पावर को स्टोर करके रख पा रहे हो और उस परचेजिंग पावर को भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब भी परचेजिंग पावर को वर्तमान से भविष्य में रोकने की बात कर रहा है या यूज करने की बात कर रहा है, तो आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो कि इसका आंसर या इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि हम अपने परचेजिंग पावर को, अपनी वैल्यू को स्टोर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। There are two statements given below about the effect of a rise in general price level. तो देखो भाई, कह रहा है कि जनरल प्राइस लेवल में बढ़ोतरी हुई है। जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है, आप इसको अपने मन में ना इन्फ्लेशन समझ लो कि भाई आम चीजें, पूरे देश की जो जनरल चीजें हैं उनके दामों में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है। पी, इट विल लीड टू ए राइज इन द वैल्यू ऑफ मनी, कह रहा है इससे मनी की वैल्यू बढ़ेगी। क्यू, इट विल लीड टू द राइज इन द डिमांड फॉर मनी, कह रहा है इससे डिमांड, मनी की डिमांड बढ़ेगी। तो अब देखो, ये थोड़ा सा जेनरिक क्वेश्चन है कीन्स की थ्योरी पर बेस्ड, कि देश के अंदर अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं, तो पी स्टेटमेंट में लिखा है कि इट विल लीड टू द राइज इन द वैल्यू ऑफ मनी, भाई इससे मनी की वैल्यू बढ़ेगी। ये बात तो गलत है, क्योंकि मनी की वैल्यू नहीं बढ़ती है। मनी तो जो है वो है, 100 का नोट तो जो कल था वही आज भी है, वही परसों भी रहेगा, तो मनी की वैल्यू कुछ नहीं बढ़ेगी। क्यों में कह रहा है इट विल लीड टू द राइज इन डिमांड फॉर मनी। हाँ भाई, चीजें महंगी हो रही हैं तो लोगों को मनी की आवश्यकता बढ़ेगी, मनी की मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, ये सही है। इसको मैं कह सकता हूं कि ये बात ठीक है, क्योंकि चीजें महंगी हो रही हैं। जो ब्रेड आप 10 रुपए में खरीदने जाते थे पहले, वही ब्रेड अगर अब 50 रुपए की हो गई, तो आप मम्मी से क्या कहोगे, मम्मी मम्मी अब 10 का एक नोट मत दो मुझे, अब मुझे 5 नोट दो। तो आपकी मनी की डिमांड बढ़ गई चीजें महंगी होने से। तो इसका मतलब वो पूछ रहा है विच ऑफ दीज आर ट्रू। तो भाई कौन ट्रू है, ओनली क्यू ट्रू है, क्योंकि पी स्टेटमेंट तो गलत ही है, वैल्यू तो मनी की बढ़ती ही नहीं है, और खासकर ऐसी चीजों में तो बिल्कुल नहीं। क्यू बात सही थी, मनी की डिमांड बढ़ गई। उसके बाद नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूले इज इनकरेक्ट। देखो एमसीक्यू की टिप्स में आपको समझाया भी था ना, ये सब बातें पढ़नी चाहिए। वो पूछ रहा है इनकरेक्ट क्या है, मतलब आपको गलत वाला फॉर्मूला बताना है। तो ये वैसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके साथ चारों फॉर्मूले हमने लिखवा रखे हैं, आपकी किताब में भी होंगे, पढ़ लेते हैं। ए में लिखा है M1 इज इक्वल टू करेंसी प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। बी में लिखा है M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये भी ठीक है। M3 में लिखा है M2
प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, फोकस करो, जबकि M3 का फॉर्मूला होता है M3 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इसका मतलब ये M3 का फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, शक्ल से यही पता चल गया। तो इसका मतलब मेरा सही ऑप्शन क्या बन गया? सी, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा फॉर्मूला गलत लिख रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये सिंपल लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेवेन्यू रिसिप्ट? तो कह रहा है भाई रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में क्या सत्य है? ए, नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये तो गलत है, क्योंकि भाई रेवेन्यू रिसिप्ट तो रोजमर्रा के होते हैं, ये तो रिकरिंग होते हैं। बी, मे क्रिएट कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी, गलत। कह रहा है कि भाई लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट करने वाले तो कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। सी, डू नॉट लीड टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, हाँ ये सही कह रहा है। कह रहा है इनसे लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी, तो बात ये सही है भाई, इनसे लाइबिलिटी नहीं बढ़ती है, ये तो इनकी परिभाषा में भी है ना, तो इनसे लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी। उसके बाद नंबर 5, इन 2021 the government said that despite the current resource crunch it has decided to hike its capital expenditure by 34%। सरकार कह रही है भाई देखो वैसे तो कमी है रिसोर्सेज की, लेकिन फिर भी हम अपने मोटे खर्चे बढ़ाएंगे। अच्छा, मोटे खर्चे बढ़ा रही है सरकार। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ए रीजन फॉर दिस हाइक? कह रहा है आपको क्या लगता है सरकार की क्या मंशा होगी इस मोटे खर्चे बढ़ाने के पीछे? सोचो, अपने आप को लॉजिक लगाना है। मोटा खर्चा सरकार क्यों कर रही होगी मोटा खर्चा? ए, इंक्रीजिंग सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ताकि अपने हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरियां बढ़ा दें। नहीं, सैलरी देना तो वैसे भी कोई मोटा खर्चा नहीं होता, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, छोटा खर्चा है। बी, रीपेमेंट ऑफ माउंटिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरनेशनल लोन, कह रहा है कि जी लोन पर इंटरेस्ट पे करना है हमको, तो इंटरेस्ट पे करना भी मोटा नहीं छोटा खर्चा होता है, तो ये भी गलत ही हो गया। सी, पेइंग पेंडिंग पेंशंस टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कह रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को उनकी कुछ पेंशन पे करनी है, गलत, ये भी छोटा ही खर्चा हो गया। तो वैसे तो डी बचा, लेकिन पढ़ भी लो लॉजिक। कह रहा है फॉर रैपिड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पर खर्चा करेगी, रोड्स बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, ये वो करेगी, तो हो गया ना मोटा खर्चा। इसका मतलब सरकार मोटा खर्चा जो बढ़ाने का सोच रही है वो इसका मतलब इस वजह से सोच रही होगी, तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। उसके बाद नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट? तो ये आपको पता ही है भाई, फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, मतलब सरकार को पैसों की पूर्ति करनी है। सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? कह रहा है सब्सिडी बढ़ा दो, गलत, इससे तो पैसा और घटेगा सरकार का। कह रहा है इंक्रीजिंग द PSU प्रॉफिट, हाँ ये सही है भाई। भाई सरकारी कंपनियां जितना मुनाफे बढ़ाएंगी उतना सरकार का फायदा होगा, तो सरकार को पैसों की पूर्ति करनी है बेसिकली। तो कह रहा है कैसे होगी? PSU कंपनियां जब प्रॉफिट बढ़ाएंगी या कमाएंगी तो सरकार के पैसों की पूर्ति हो जाएगी, सिंपल। कह रहा है इन्वेस्टिंग इन इम्प्रूविंग पब्लिक गुड्स, भाई इन्वेस्ट करने से तो पैसे और कम होंगे। डिक्रीजिंग द बर्डन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, लो जी सरकार टैक्स अगर कम कर देगी तो इनकम और कम हो जाएगी, तो ये सब उसने गलत दे रखे थे। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड? इसका मतलब साहब आउटफ्लो होगा ऑन द कैपिटल अकाउंट, तो इसका मतलब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जो एसेट या लायबिलिटी को अफेक्ट करने वाली होगी। यही है BOP का लॉजिक, डेबिट मतलब आउटफ्लो, कैपिटल अकाउंट मतलब जो एसेट या लायबिलिटी को अफेक्ट कर रही है। तो आइए देखें, कह रहा है इंडियन वुमेन बाइंग ए चाइनीज कंपनी, अच्छा चाइनीज कंपनी ही खरीद ली, तो भाई चाइनीज कंपनी खरीद ली साहब उसने, इसका मतलब ये एसेट ही हो गया इसके लिए, हमारे लिए तो एक तरह से। और हमने खरीदा है, तो खरीदने का मतलब है हमने पैसे दिए होंगे, यानी आउटफ्लो हो रहा है। तो मुझे तो यही पहले ही शक्ल से सही लग गया, क्योंकि आउटफ्लो भी हो रहा है और हम खरीद भी एक एसेट रहे हैं, है ना। बाकी पढ़ोगे तो शायद गलत हो जाएगा। कह रहा है रेमिटांस भेजा हमने, तो ये तो भाई करंट अकाउंट का पार्ट है। कह रहा है अमेरिका की कंपनी ने यहाँ पे शेयर खरीदे, तो भाई ये तो बल्कि पैसे का इनफ्लो हो रहा है। कह रहा है अमेरिका की कंपनी ने मोबाइल फोन बेचे हमें, तो ये मोबाइल फोन कोई कैपिटल अकाउंट का पार्ट थोड़ी ना है। तो ये सब ऑप्शन उसके गलत ही हो गए शक्ल से। अच्छा, नंबर 8, इन 2020 इंडियाज परचेजिंग पावर पैरिटी वाज 22 नेशनल करेंसी यूनिट्स, मतलब रुपीज पर US डॉलर। अच्छा, सोर्स दे रखा है
व्हाट डज दिस मीन, कह रहा है भाई इसका मतलब बताओ। तो पहले तो ये बताओ, आपको OECD का भी मतलब पता है भाई? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये समझ लो भाई, ये आर्थिक न्यूज वगैरह जो है ये उस स्रोत से आ रही है। अब कह रहा है जी 2020 में इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी 22 रुपए थी। 22 नेशनल करेंसी यूनिट्स का मतलब ब्रैकेट में बेसिकली रुपीज ही हो गया, 22 रुपए थी पर US डॉलर। अब परचेजिंग पावर पैरिटी का क्या मतलब होता है, लिख लेना ये भाई नोट्स में, ताकि आपको बाद में पता रहे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको मान लो कोई एक टी शर्ट खरीदनी है, ठीक है, ये एक गुड है मान लो, ठीक है, क्या है ये? गुड। अब यही सेम गुड आपको यूएस में भी मिल रहा है, मतलब सेम टी शर्ट आपको यूएस में भी मिल रही है। अब यूएस के अंदर तो डॉलर चल रहा होगा, और यही सेम टी शर्ट आपको इंडिया में भी मिल रही है। तो सेम गुड को खरीदने के लिए आपको यूएस में कितना देना है और इंडिया में कितना देना है, ऐसे कंपेयर कर लेते हैं। तो ऐसी मैं उदाहरण के लिए टी शर्ट ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो अगर ये सेम टी शर्ट यूएस में $1 की सेम टी शर्ट, तो वही सेम टी शर्ट आपको इंडिया में कितने रुपए की मिल रही होगी? 22 रुपए की। ये मतलब हो गया। तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है वो ये है, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो। तो मोटा मोटा ये समझ लो भैया, सेम सामान खरीदने के लिए $1 यूएस में देंगे तो 22 रुपए इंडिया में देंगे, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट डज दिस मीन। अब पढ़ लो अंग्रेजी व्हाट डज दिस मीन का। तो व्हाट डज गुड्स दैट कैन बी बॉट फॉर $1 इन यूएस would require 22 रुपीज इन इंडिया। तो बन गई अंग्रेजी उनकी सही। कह रहा है वो गुड जो आप यूएस में $1 का खरीद सकते हो, तो वही सेम गुड भारत में 22 रुपए में आप खरीद सकते हो। इसी को परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। तो आपने लिख भी लिया, और नहीं भी लिखा तो मार्क करके समझ लेना कि भाई ये मतलब होता है। उसके बाद 9th, इन द 20th सेंचुरी अंडर ब्रिटिश रूल, मतलब वही इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 1, इंडिया हैड एन एक्सपोर्ट सरप्लस, ठीक है। वेयर वॉज दिस सरप्लस यूज, तो ब्रिटिशर्स ये सरप्लस कहाँ यूज करते थे? आपको पता ही है, अपने लड़ाई झगड़ों के मतलब एक्सपेंसेस में, या अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के खर्चों में करते थे ब्रिटिशर्स, चालू तो थे ही। तो ये सिंपल थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया। सी क्वेश्चन 10 में कह रहा है द कॉलोनियल गवर्नमेंट मेड नो सिंसियर अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट द इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, सब जानते हैं, बट मोस्ट स्टडीज फाउंड दैट इंडियाज नेशनल इनकम ग्रोथ इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा वॉज, तो नेशनल इनकम ग्रोथ याद है ना, पढ़ रखा है, कितनी थी भाई? मोटा मोटा 2% के आसपास थी। हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि लेस देन 2%, इससे कम बढ़ोतरी होती थी। एंड द पर कैपिटा इनकम ग्रोथ कितनी थी? ½ %। तो बस वो यही पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया? सीधा सीधा डी ऑप्शन बन गया। तो ये तो सीधी कहानी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अंडर द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, आप जानते हो द जमींदार्स ड्यूज टू द स्टेट वर फिक्स, ठीक है। व्हाट डिड दिस मीन फॉर द कल्टीवेटर्स? ए, दे रिसीव इन्वेस्टमेंट सपोर्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ना बिल्कुल भी नहीं। दे वर एक्सप्लॉयटेड एंड फोर्स टू पे द रेंट रिगार्डलेस ऑफ द प्रोड्यूस, तो भाई जमींदार यही करते थे कल्टीवेटर्स के साथ, किसानों को एक्सप्लॉयट करते थे और उनको मारते पीटते थे और कहते थे कि भाई आपको तो हमें पे करना ही पड़ेगा, पूरे पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे फसल उगे ना उगे। तो ये तो आप जानते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो अबाउट द चेंजेस इन इंडियाज स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन इन द पीरियड 1950 टू 1990। तो ये पढ़ लेते हैं। पी में लिखा है एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी वाज हाईएस्ट। तो भाई जीडीपी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट शेयर एग्रीकल्चर सेक्टर का ही था। हाँ, ठीक है, ट्रू। और क्यू में कह रहे हैं इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग दिस पीरियड लेड टू अ फर्दर इंक्रीज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड। तो ये बात गलत हो गई बच्चों, क्योंकि धीरे धीरे एग्रीकल्चर का शेयर तो जीडीपी के अंदर कम हुआ था, है ना, दूसरे सेक्टरों का बढ़ना शुरू हो गया था। तो ये बात गलत है। तो वो ये पूछ रहा है कि बताओ कौन सही है। तो खाली पी ही सही है, क्योंकि क्यू में जो लिखी हुई है बात वो तो गलत लिखी हुई है। चलो इसके बाद 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लैंड सीलिंग पॉलिसी इज ट्रू। तो लैंड सीलिंग पॉलिसी आपको पता ही है भाई, लैंड सीलिंग लिमिट लगा दी थी भाई, एक ही आदमी, ऐसा ना हो कि बहुत सारी जमीन लेके बैठ जाए। तो कह रहे हैं इसके बारे में क्या बात सही है? ए, इट लीड टू द इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। बी,
मेनी लैंडलॉर्ड्स वर एबल टू एस्केप द लेजिस्लेशन, मुझे तो यही सही लग रही है बात बिल्कुल। सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेशन वॉज चैलेंज्ड बाय स्मॉल टेनेंट्स, ना। इट वॉज सक्सेसफुल इन केरला वेस्ट बंगाल बिकॉज इट मेट नो रेसिस्टेंस। तो ऐसा भी नहीं है। जो सबसे सही पर्याप्त ट्रू लग रहा है वो यही लग रहा है कि भाई इस लैंड सीलिंग पॉलिसी से बहुत सारे बड़े लैंडलॉर्ड्स तो बच के निकल गए थे, याद है ना। कुछ ने अपनी जमीन रिश्तेदारों के नाम कर दी, कुछ ने केस कर दिया, कोर्ट में लटका दिया मामले को। तो ये बात सही थी, बी वाली। उसके बाद 14, देयर आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन पढ़ लेते हैं जी। कह रहा है इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन is an example of how the productivity of scarce land resource can be increased with improved production technology। हाँ, ये बात तो सही है कि भाई देखो भारत के ग्रीन रिवॉल्यूशन से यही एक तरह से सीखने को मिला कि कैसे हम मतलब जो स्केर्स लैंड है उस पर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। भाई जमीन तो लिमिटेड ही है लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है अडॉप्ट अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके। और रीजन कह रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन फार्मर्स प्रोड्यूस्ड फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन देन वॉज पॉसिबल अर्लियर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। है ना, बिल्कुल सही बन गई बात। कह रहा है क्योंकि देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन से फार्मर्स ने उसी लिमिटेड जमीन पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया था। तो इसका मतलब बातें दोनों सही हैं और रीजन भी बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू और आर जो है वो सही एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद 15, व्हाट काइंड ऑफ टैरिफ पॉलिसी was needed to protect the domestic producer from foreign competition। तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है कि भाई डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए सरकार ने फॉरेन कंपटीशन से बचने के लिए क्या पॉलिसी अपनाई थी। तो भाई इंपोर्ट्स पर ज़्यादा टैरिफ कर दिया था, हाई टैरिफ इंपोर्ट पर। और इंपोर्ट कोटा जो थे वो क्या कर दिए थे, रिड्यूस कर दिए थे। तो इससे क्या हुआ कि भाई फॉरेन से जो कंपटीशन था वो कम हो गया था, है ना। क्योंकि बाहर से खरीदने पर टैक्स ज़्यादा लग रहा है और सामान बाहर से लाओगे तो ज़्यादा ला नहीं सकते। तो इंपोर्ट कोटा कम और टैरिफ ज़्यादा। उसके बाद जी नंबर 16, मनु इज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है, हु ट्रेवल्स बिटवीन हिज विलेज एंड द नियर बाय सिटी, ठीक है, तो वो अपना गांव से शहर जाता है काम के लिए। व्हेन ही इज हायर्ड ही गेट्स 10 to 15 days of work after which he is unemployed again। अच्छा, तो भाई इसका मतलब ये कैसा पुअर है वो पूछ रहा है, विच कैटेगरी ऑफ पुअर डज ही कम अंडर। तो भाई ये तो सबको पता ही होगा, भाई 10 दिन काम कर लिए तो पैसे मिल गए, फिर 15 दिन काम नहीं करे तो ये कैजुअल लेबर है जो गांव से शहर जाता है काम के लिए। तो कैजुअल लेबर किसका एग्जाम्पल था सर, हमें तो याद नहीं है कुछ भी। क्रॉनिक पुअर, सिंपल, है ना। तो बस ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डिड द ब्रिटिश राज इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी मोस्ट। तो कह रहा है ब्रिटिश राज ने सबसे ज्यादा भारत की इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करा, तो पढ़ लेते हैं। द ब्रिटिश मेड इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन फ्रॉम एन एक्सपोर्टर ऑफ क्लोथ that led to the large scale unemployment. B. Establishment of railways by the British provided short term employment. The British expanded their army with Indian sepoys and fought in war overseas. The British provided tax concessions to the rural farmers and landless laborers। तो वो कह रहा है कि भाई बताओ किस वे में सबसे ज्यादा उसने अफेक्ट करा, है ना, मोस्ट लगाया क्वेश्चन में। तो जो सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं कि सबसे ज्यादा ब्रिटिश का जो प्रभाव पड़ा, तो इसमें हमें बुरी बात ही देखनी है, अच्छी बात तो देखनी नहीं है। तो बुरी बात जो इसमें सबसे ज्यादा हुई, मोस्ट वाली, वो यही हुई कि ब्रिटिशर्स ने हमें क्या बना दिया था, भाई हम सिर्फ रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन जो है उसी को लगे अपना एक्सपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में, ताकि ब्रिटिशर्स हमारे रॉ मटेरियल से सामान बना लें और अपना फिनिश्ड गुड्स हमें बेच सके। तो इस वजह से क्या होना शुरू हो गया हमारे देश में, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम एक ही चीज बना बना के बस बेचे जा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, हमें एक्सपोर्टर बना दिया एक तरह से रॉ मटेरियल का, जो हमारे लिए सबसे बड़ा बुरा प्रभाव हुआ, या हम उसको सबसे बड़ा बुरा प्रभाव कह सकते हैं। उसके बाद 18, दो स्टेटमेंट्स दे रहा है, असर्शन और रीजन, पढ़ लेते हैं फिर चर्चा कर लेंगे। असर्शन में लिख रहा है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट्स have failed in reducing the levels of poverty in rural India। ठीक है, बात तो सही है। रीजन कह रहा है द कैपिटा पर हेड, मतलब वही पर कैपिटा इनकम की तरह समझ लो,
द कैपिटा पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब एक आदमी के ऊपर कितनी जमीन आ रही है, वॉज स्टेडिली डिक्लाइंड इन रूरल एरिया या रूरल इंडिया ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ये बात भी सही है वैसे तो, क्योंकि रूरल एरिया में पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति जो जमीन आ रही है वो कम हो रही है, और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट जो कह रहा है वो भी काफी फेल हुए। तो बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन रीजन का असर्शन से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि दोनों अगर आप पढ़ोगे जोड़ के तो वो रीजन जो है वो सही नहीं बन रहा, तो इसीलिए ऑप्शन डी। उसके बाद 19, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन एचसीएफ। तो कह रहा है कि एचसीएफ में किसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो देख लेते हैं। ए नर्स इन अ क्लिनिक हु इज फ्रीक्वेंटली एब्सेंट बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ। तो ये तो बल्कि उल्टा हो गया। 12 साल का बच्चा जो अपने माँ की मदद कर रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क में, ये भी उल्टा हो गया, कोई एचसीएफ तो हो नहीं रहा। 10th पास गर्ल हु वर्क एज ए स्टोर मैनेजर इन ए मॉल। तो एक 10वीं पास लड़की स्टोर मैनेजर का काम कर रही है मॉल में, ये भी कोई एचसीएफ नहीं हो गया। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हु वर्क्स एट अ कॉल सेंटर। तो हाँ, ये आप कह सकते हो कि एचसीएफ में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि भाई एक तो देखो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है, कॉल सेंटर में काम कर रहा है, तो यानी कि आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व है। तो ये हम कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एचसीएफ के इन्वेस्टमेंट का इन एबीसी से अगर कंपेयर करें तो, क्योंकि किसी में 10वीं पास लड़की है, किसी में 12वीं पास बंदा है, और पहला वाला तो वैसे ही बीमार है। इसके बाद 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। डायरेक्ट क्वेश्चन आप पता ही लगा सकते हो भाई, फिजिकल वो वाली है जिसको छू सकते हैं देख सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल हो गई आपकी स्किल्स और एबिलिटी। तो फिजिकल कैपिटल कैन बी सोल्ड बट ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड, यही डिफरेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अपने मोबाइल फोन को, अपनी मशीनों को, इन सब चीजों को बेच सकते हो, लेकिन अपनी बुद्धि को वो आपसे जुदा नहीं की जा सकती, यानी कि उसको आप बेच नहीं सकते। उसके बाद 21, इंडिया फेसेस एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ भाई, पढ़े लिखे लोग भी हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिलती। इवन दो द नंबर ऑफ एजुकेटेड इंडिविजुअल्स रेडी फॉर जॉब्स हैज इंक्रीज्ड, दे आर अनएम्प्लॉयड। कह रहा है वैसे तो लोगों की संख्या बढ़ गई जो पढ़े लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी नौकरियां नहीं है, फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द रीजन फॉर दिस। तो क्या लगता है आपको, वैसे हमने पढ़ रखा है कि इसका रीजन क्या होता है, कि भाई डिमांड सप्लाई में जो गैप है भारत के देश में वो। तो कह रहा है ए, सप्लाई ऑफ लेबर इज मच हायर देन डिमांड। तो यही इसकी बात सही बन गई कि भाई पढ़े लिखे नौजवान तो बहुत हैं, लेकिन दिक्कत यही है ना कि बहुत ज्यादा ही हैं। तो भाई 100 ग्रेजुएट मान लो निकल रहे हैं पास होके, लेकिन नौकरियां हैं सिर्फ 4 लोगों के लिए। तो डिमांड कम है लेकिन लेबर की सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई, तो भाई पढ़ लिख के भी नौकरियां नहीं मिल रही। तो ये आपके लिए आई ओपनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन। तो आपको सही बताना है कि लिबरलाइजेशन के प्रति इसमें से सही वाला क्या है। तो पढ़ लेते हैं भाई, 4 स्टेटमेंट है। पी में लिखा है लिवाइंग, मतलब लगाया, हाई टैरिफ टू डिस्करेज इंपोर्ट एंड प्रमोटिंग द कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो भाई ये तो गलत हो गया, लिबरलाइजेशन में तो इंपोर्ट्स पर हाई टैरिफ लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो उल्टा हो गया। क्यों में कह रहा है डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी, बिल्कुल सही। तो श्री मनमोहन सिंह जी ने यही करा था 1991 के लिबरलाइजेशन वाले रिफॉर्म्स में, एलपीजी का क्वेश्चन है। आर में कह रहा है अलाउइंग फॉर प्राइवेट बैंक्स टू मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंट ऑफ आरबीआई रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल सही। एलपीजी में ये भी हुआ था, है ना, आपने पढ़ रखा है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के अंदर कि भाई दादाजी के परमिशन के बिना भी प्राइवेट बैंक्स जो है कुछ डिसीजन सब ले पा रहे थे। फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रियल गुड्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ दीज गुड्स टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये बात फिर से गलत हो गई शक्ल से, क्योंकि फिक्सिंग प्राइसेस तो वैसे ही लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, उसके अंदर तो बल्कि फ्री मार्केट को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो यानी क्यू सही हो गया और आर सही हो गया। तो क्यू और आर सही होने का मतलब है सी ऑप्शन जो है वो परफेक्ट मैच हो गया। इसके बाद 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वाज अडॉप्टेड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। सिंपल क्वेश्चन है कि भाई कौन सी पॉलिसी अपनाई ताकि भारत के सामान की भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। भाई हमारे भी सामान बिकेंगे ना बाहर,
हमारा भी एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। तो कह रहा सरकार ने क्या करा, एक्सपोर्ट ड्यूटी वर रिमूव्ड, हाँ ये तो करा। इम्पोर्ट लाइसेंसिंग वॉज एबॉलिश्ड, बट इससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने का कोई लिंक नहीं है। द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स वॉज रिड्यूस, इससे भी कोई लिंक नहीं है। FII वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया, इससे भी कोई एक्सपोर्ट्स बढ़ने का लिंक नहीं है। तो भाई एक ही पॉइंट इसमें ऐसा है जिसका एक्सपोर्ट्स बढ़ने से लिंक है, ताकि हमारा भी सामान अब इंटरनेशनल मार्केट में बिके और हम भी अपनी कॉम्पिटिटिवनेस दिखाएं। तो वो यही कि सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया, भाई आपको एक्सपोर्ट करना है करो मजे से, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। उसके बाद 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द रूल ऑफ WTO। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, WTO का रोल बताना है जी। सेटिंग द लिमिट फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री, ना। Mandating the level of tax levied on foreign firms in developing countries, na. Aiding the development of poor countries by providing infrastructural investments, na. The World Bank करेगा। Providing a platform for member countries to decide future tariff related strategies, बिल्कुल। तो भाई WTO क्या करता है, अपने सारे मेंबर कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म देता है कि भाई आपको अगर किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, कोई भी आपको एग्रीमेंट करना है, तो आप अपनी सारी स्ट्रेटेजी, सारी बातें जो है वो बना सकते हो, मैं वो प्लेटफॉर्म हूँ, है ना। तो यही रोल है WTO का। तो ये आप डायरेक्टली किताब से जब पढ़ोगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, ABC पॉइंट्स जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो गया। उसके बाद 25, एज्यूमिंग ऑल अदर वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। कह रहा मान लो सब कुछ कांस्टेंट हो जाए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ मनी। तो पूछ रहा है जी वेलोसिटी ऑफ मनी के बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर ये तो चक्कर आ गए सर, देखो देखो एक बच्चा गिर गया, कह रहा है जल्दी से जरा मैं अपनी फिजिक्स की किताब निकालूं, वो वेलोसिटी तो बचपन में पढ़ा था। सर ये क्या आ गया सर, सर अब क्या होगा सर, ये क्या बातें हैं। तो भाई कॉमन सेंस भी लगाओ, अब घबराने की बात नहीं है। वेलोसिटी ऑफ मनी, अब वेलोसिटी ठीक है मान लेते हैं कि भाई साइंस का थोड़ा सा डिजाइनर टर्म आ गया, आप इसको स्पीड समझ लो, है ना। हो सकता है भाई फिजिक्स का कोई टीचर देख रहा हो मेरी ये बातें, वो भी हंसे, कहे कि ये क्या कह रहा है टीचर। तो भाई हम कॉमर्स वाले, हमने स्पीड ऐसी मन से सोच लिया। तो वेलोसिटी ऑफ मनी टर्मिनोलॉजी का मतलब जो है वो आप ध्यान से सुनना, उसका क्या मतलब है उसको ध्यान से समझना। भाई इसका मतलब है कि मान लो एक 2000 का नोट है आपके पास, ठीक है, ये आपकी जेब में 10 दिन तक पड़ा हुआ है। 10 दिन बाद आपने इसकी कोई चीज खरीद ली, तो 10 दिन के बाद ये नोट अब किसी और आदमी के पास पहुंच गया, उसकी जेब में वो नोट 5 दिन तक पड़ा हुआ है, उसने 5 दिन बाद उस नोट से कुछ खरीद लिया, तो अब ये नोट किसी तीसरे आदमी के पास चला गया। देखो नोट तो सेम होता है ना, बस वो बदलता रहता है, हैंड्स बदलते रहते हैं। भाई आपने खरीदा, आपसे किसी और ने खरीदा, आपसे किसी और ने, किसी और से किसी और ने खरीदा। अब इसमें वेलोसिटी देखो तो भाई 10 दिन लगे, फिर 5 दिन लगे, तो मैं मान सकता हूँ मान लो ये कम है वेलोसिटी। अब हाई वेलोसिटी क्या होगी मनी की या वेलोसिटी का, अब यहाँ पर क्या तात्पर्य हुआ, क्या मतलब हुआ कि भैया एक ही नोट है लेकिन फटाफट फटाफट वो रोटेट हो रहा है, हैंड्स टू हैंड्स चेंज हो रहा है। भाई इसका मतलब क्या हो रहा है, फील करो, इसका मतलब इकोनॉमी में चीजें एकदम खरीदी जा रही हैं, ज्यादा खरीदी जा रही हैं, या ज्यादा जो है नोट्स अब एक्सचेंज हो रहे हैं। और नोट्स एक्सचेंज कब होंगे, भाई मैं गया फटाफट मैंने दुकानदार को पैसे दिए, सामान लिया, दुकानदार ने भी फटाफट कोई और सामान खरीदा, पैसे दिए, जिसको पैसे दिए उसने भी फटाफट कुछ खरीदा। मतलब खरीदारी बहुत जोरों से हो रही है देश के अंदर। एक ही नोट, मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर लूं, तो वो फटाफट हैंड्स चेंज कर रहा है, इसको वेलोसिटी बोलते हैं मनी की। तो वो पूछ रहा है कि भाई अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आपको मैं लिंक बनवा देता हूं, आंसर तो अपने आप आ ही जाएगा। तो देखो बच्चों, इमेजिन करो लोग खरीद रहे हैं, बहुत खरीद रहे हैं, बहुत खरीद रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं, स्पीड बढ़ रही है पैसे ट्रांसफर होने की, हैंड्स इन हैंड्स चेंज हो रहे हैं, आपने खरीदा सामान, अगले ने खरीदा, फटाफट फटाफट चीजें खरीदी जा रही हैं। तो जब चीजें धड़ल्ले से खरीदी जाएंगी, खरीदी जाएंगी, खरीदी जाने की चीज, मतलब एक ऐसा प्रेशर बन रहा है कि लोग सब खरीदना खरीदना ही चाहते हैं, तो मैं कह सकता हूँ इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी। इकोनॉमी में डिमांड बढ़ने का मतलब है कि देश के अंदर धीरे धीरे कहीं ना कहीं चीजों के दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। भाई मैं भी जा रहा हूँ मार्केट में, भाई मुझे भी सामान खरीदना है, आप भी जा रहे हो, हर व्यक्ति जो है खरीदना चाहता है, होड़ लगी हुई है चीजें खरीदने की, पैसों की वेलोसिटी बढ़ चुकी है, पैसा बदल रहा है, हैंड्स बदल रहा है।
तो इसका मतलब इकोनॉमी में चीजों की डिमांड बढ़ रही है, तभी लोग खरीदने जा रहे हैं, नहीं तो घर पे सो जाते। तो जब लोग चीजें ज्यादा खरीदने जा रहे हैं तो इसका मतलब दाम भी बढ़ना शुरू होंगे इकोनॉमी के अंदर। तो सीधी सीधी कीन्स की थ्योरी भी है और मार्केट इक्विलिब्रियम की थ्योरी भी है। तो जब चीजों के दाम बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, सोचो। जब इन्फ्लेशन हो जाएगा ना इकोनॉमी में, तो वो उसका प्रभाव पूछ रहा है कि अब क्या होगा, बताओ प्रभाव। महंगाई बढ़ गई, अब आंसर दो। महंगाई बढ़ गई, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे रीफ्रेम कर दूं कि बच्चों महंगाई बढ़ गई है, बताओ अब आप क्या करोगे। तो सर आप रोते रोते दुखी मन से आंखों में आंसू लिए क्या आंसर दोगे कि सर महंगाई बढ़ गई है। सर अब हम ना ट्रांजैक्शन कम करेंगे। सर देखो पैसे ना हमारे पास तो लिमिटेड ही हैं, तो अब हम ट्रांजैक्शंस कम करेंगे, यही कहोगे ना। अब ट्रांजैक्शन कम होगी ना, धीरे, ये थोड़ी ना बढ़ती ही चलती रहेगी बस जिंदगी भर। भाई बढ़ने का एक दौर आया, अब उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि भाई आम जनता में अब थोड़ी सी ठहराव हो जाएगा, उनकी ट्रांजैक्शन करने की डिमांड कम हो जाएगी, अब वो चीजें कम खरीदेंगे क्योंकि चीजें महंगी हो चुकी हैं। तो अब पढ़ लो कि भाई डिक्रीज इन ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी, मनी की ट्रांजैक्शनल डिमांड जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि लोग जो है अब थोड़ा सा डिमांड कम करेंगे या डिमांड ठंडी पड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो ठीक है सर, सर चक्कर आ गए थे वैसे तो हमको वेलोसिटी देखकर, लेकिन अब हम समझ गए, ठीक है चलो कोई बात नहीं। उसके बाद 26, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द सेंट्रल बैंक, मतलब दादाजी, विल इंक्रीज द मनी सप्लाई। सिंपल है, बताओ, कह रहा है दादाजी क्या करेगा जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो ए में लिखा है डिक्रीजिंग द रेपो रेट, बी में लिखा है डिक्रीजिंग द बैंक रेट, सी में लिखा है इंक्रीजिंग द रिवर्स रेपो रेट, और डी में लिखा है सेलिंग द बॉन्ड्स इशूज बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट। तो भाई बॉन्ड्स अगर वो सेल करेगा तो इसका मतलब फिर तो लोगों से पैसा उल्टा ले लेगा, तो इससे तो मनी सप्लाई कम होगी। रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज अगर करेगा तो इससे भी कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम होगी, तो फिर वो क्या करेंगे, वो भी कम लेंड करेंगे लोगों को, तो ये भी मनी सप्लाई कम कर देगा। अगर डिक्रीज करें हम बैंक रेट, तो बैंक रेट डिक्रीज करने का आपने प्रभाव पड़ रखा है, तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो क्या होंगे, वो हो सकता है आरबीआई से ज़्यादा पैसा लेना शुरू कर दें क्योंकि अब सस्ता हो गया लोन लेना। वो ज़्यादा पैसा लेना शुरू करेंगे तो लोगों को भी ज़्यादा पैसे दे पाएंगे, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी कमर्शियल बैंकों की। तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसे पहुंचेंगे कब, जब बैंक रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सर डिक्रीज इन रेपो रेट, उससे भी तो होगा। हाँ बिल्कुल उससे भी होगा। रेपो रेट डिक्रीज होने से भी बैंकों की क्षमता बढ़ जाती है, और बैंकों की क्षमता बढ़ने का मतलब है कि फिर बैंक ज़्यादा लेंड कर पाएंगे पब्लिक को भी। लेकिन दोनों में से ज़्यादा एप्ट आंसर हम बैंक रेट को मान के चलते हैं, क्योंकि बैंक रेट जो है वो सीधा सीधा ही आरबीआई से पैसा लेता है कमर्शियल बैंक, जो लोगों को देने के लिए ही लेता है। तो अब बैंक रेट कम होते ही कमर्शियल बैंक और पैसे लेगा दादाजी से, किस बात के, लोगों को ही देने के लिए। तो इसीलिए बैंक रेट के कम होना मैं कह सकता हूं ज्यादा इफेक्ट डालेगा मनी सप्लाई पर। रेपो रेट भी डालेगा, हालांकि दोनों ऑप्शन ही ठीक है, लेकिन फिर भी ज्यादा बेहतर ऑप्शन को लेते हुए मैंने बैंक रेट को मान लिया। या फिर वो एक ऑप्शन दे देता बोथ ए एंड बी, तो फिर मैं बोथ ए एंड बी को भी टिक कर सकता था, फिर वो ज्यादा बेस्ट आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए और ऑप्शंस के अभाव में हमने बी ऑप्शन को चुन लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये मुझे लगता है आप करके मुझे पहले ही बता सकते हो। इफ द रिजर्व रेशियो इज 20%, मतलब एक तरह से लीगल रिजर्व रेशियो, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टोटल रिजर्व्स आफ्टर इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 200। तो भाई इनिशियल डिपॉजिट आपका 200 रुपए है, ठीक है, और लीगल रिजर्व रेशियो 20% है, तो कह रहा है बताओ टोटल डिपॉजिट्स कितने हो जाएंगे। तो सिंपल है, 200 रुपए इंटू 1/LRR, तो 20% को मैं 0.20, मतलब 0.2 भी लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व कर लो। तो 200 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये आ जाएगा 1000 रुपए। तो इसका मतलब मेरे
₹200 की इनिशियल डिपॉजिट, टोटल ₹1000 बन गए होंगे। इसके बाद 28, क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल द मेजर्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी बिकॉज they are not really a method of payment but a method of deferring payment. When you buy a meal with a credit card, the bank that issued the card pays the restaurant the amount that is due. At a later date, you will have to repay the bank, perhaps with interest. है ना? For this, you might use the money in your demand deposit, and that money is included in the economy's stock of money. कहानी सुना दी उसने. अब कह रहा है which of the following can happen with the increased use of credit cards in the economy. भाई लोग जो है ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो इकोनॉमी में क्या होगा. भाई ऊपर उसने क्रेडिट कार्ड की कहानी सुना रखी है. वो कहानी क्या है आई होप वैसे तो आपको पता ही होगी, लेकिन फिर भी चलो मैं भी आपको सुना देता हूँ. कह रहा भाई क्रेडिट कार्ड क्या होता है. कह रहा क्रेडिट कार्ड एक प्रकार से ये है सुविधा कि मान लो आपके पास बैंक में कुछ पैसे हैं या नहीं भी हैं और आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और रेस्टोरेंट वाले ने कहा लाओ जी लाओ बिल 3000 रुपए का. तो आपने तो अपना एक कार्ड दिखा दिया, क्रेडिट कार्ड, कि ये लो स्वाइप कर लो. लेकिन टेक्निकली इसके पीछे होता क्या है, बैंक्स आपके बिहाफ पर एक तरह से पेमेंट कर देता है रेस्टोरेंट वाले को, वो तो आज ही पेमेंट कर देगा, और आप अपने पेमेंट जो क्रेडिट कार्ड के बिल की करते हो वो 1 महीने के बाद करते हो. और आमतौर पे बैंक इस बात से आपके चार्ज लेता है या इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है ना. यही कॉन्सेप्ट होता है क्रेडिट कार्ड का कि भाई आज तो बैंक ने पैसा दे दिया, आप तो आज आपने उधार पे एक तरह से खाना खा लिया, लेकिन अब आपको अगले महीने बैंक को पैसे लौटाने भी पड़ेंगे और हो सकता है ब्याज सहित लौटाने पड़े. तो आप जो बैंक को पैसे दोगे लौटाओगे वो अपने भाई किसी करंट अकाउंट से मतलब या किसी भी खाते से ही लौटाओगे कि ये लो बैंक मेरे पैसे मेरे खाते में से काट लेना, 3000 रुपये अब ले लो. तो वो ये कह रहा है कि जब करंट अकाउंट से ही आप पैसा देते हो अल्टीमेटली, और करंट अकाउंट को तो हम अपने मनी सप्लाई के अंदर ऑलरेडी काउंट कर चुके होते हैं, तो क्रेडिट कार्ड को अलग से दोबारा मैं मनी सप्लाई में काउंट करूं तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगी कि जी क्रेडिट कार्ड भी आपका काउंट कर लिया 3000 रुपए और करंट अकाउंट में जो आपके पैसे पड़े हुए हैं वो भी काउंट हो चुके हैं. तो जबकि 3000 रुपए तो आप ऑलरेडी अपने करंट अकाउंट से ही पे करोगे. तो वो उस कहानी को समझा रहा है शुरू में. हालांकि मुद्दे की बात अब वो नीचे कर रहा है. क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर लोग बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, हर आदमी क्रेडिट कार्ड से खर्चे करे जा रहा है, तो उससे पूछ रहा है क्या होगा. इंक्रीज इन मनी सप्लाई कोई लिंक नहीं है मनी सप्लाई का, तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई कोई लिंक नहीं है. भाई देखो मनी सप्लाई का तो कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो तो करना भाई या तो कमर्शियल बैंक कर रहे हैं क्रेडिट क्रिएट, और इनफैक्ट मनी सप्लाई वर्ड तो सीधा सीधा आरबीआई से रिलेटेड हो गया. तो क्रेडिट कार्ड करो यूज चाहे ना करो, वो तो उसने खुद ही पहली लाइन में आंसर दे दिया कि क्रेडिट कार्ड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल द मेजर्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी, मतलब वही मनी सप्लाई. कह रहा है क्रेडिट कार्ड को तो भाई साहब हम मनी सप्लाई में लेते ही नहीं है, क्योंकि वो तो पैसा ऑलरेडी इंक्लूडेड है करंट अकाउंट में. तो मनी सप्लाई का तो क्रेडिट कार्ड से कोई लिंक ही नहीं है, चाहे आप ज्यादा इस्तेमाल करो चाहे कम इस्तेमाल करो, मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. हाँ जी. इंक्रीज इन मनी डिमांड, मनी की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, या डिक्रीज इन मनी डिमांड. तो अब ये सोचो कि अब क्या होगा. तो बिल्कुल सीधा लॉजिक है और सिंपल आंसर है. आप सोच सकते हो भाई वही रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल ही ले लो. आपकी जेब में पैसे नहीं है, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, तो वैसे तो आदमी अगर बाहर खाना खाने जा रहा है तो वो डिमांड करता है पैसों की कि यार पैसे लेके जाने पड़ेंगे, जेब में पैसे रख लेता हूँ, खाना खाना है, बिल देना पड़ेगा. लेकिन जब आपकी जेब में साहब क्रेडिट कार्ड है फिर आप कहाँ चिंता करते हो, अरे दे देंगे भाई दे देंगे, अभी कौन सा पैसों की डिमांड अभी करनी है, अगले महीने देने हैं बैंक को दे देंगे. क्रेडिट कार्ड अभी तो धड़ल्ले से खाओ पियो शॉपिंग करो. तो जब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इतने सारे लोग ज्यादा करते हैं तो सीधा बिल्कुल सिंपल लॉजिक है ना भाई. क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि आज आपको पैसा जेब में रखने की आवश्यकता ही नहीं है या घर से लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है पैसे तो बाद में देने हैं भाई बैंक को, अगले महीने देने. तो जितना ज्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज होगा तो बहुत ही सिंपल इनवर्स रिलेशन वाला लॉजिक चल रहा है, उतनी ही मनी की डिमांड आपकी आज कम ही होनी है शॉर्ट रन में, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत ही नहीं. आप क्यों लेके जाओगे घर से 2000 का नोट, आप क्यों मांगोगे मम्मी से पैसे, नहीं मांगोगे, आपको पता है क्रेडिट कार्ड तो है ही.
उधार पे खरीद लेंगे सब, बाद में देखेंगे अगले 1-2 महीने बाद। तो शॉर्ट टर्म के अंदर हमेशा क्रेडिट कार्ड के ज्यादा इस्तेमाल से मनी की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन हो गया लॉजिकली। इसके बाद 29, ए बैंक रन occurs when a large number of customer of a bank withdraw their deposit simultaneously। बहुत सारे लोग आ गए बैंक में, भाई हम भी अपना पैसा निकालेंगे, हम भी अपना पैसा निकालेंगे, बैंक रन हो गया। This can cause a bank to become insolvent if they cannot pay back all the depositor। और पता चला जी बैंक सारे डिपॉजिटर का पैसा वापस ना कर पाए तो बैंक दिवालिया हो सकता है। Which of the following fact about a bank make a bank run possible? तो कह रहे हैं आपको क्या लग रहा है इनमें से क्या बात सही है या क्या फैक्ट है, तो पढ़ लो फिर मैं बता दूंगा। ए, banks hold only about 15% of their deposit as cash, the rest of the deposits are given out as loan। B, bank have to pay a specific amount to the person in whose name a check has been issued, bank charge a higher interest rate on loan than what they offer on deposit, bank pay an amount to the account holders as interest on deposit। बेचारा भोला बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि स्टेटमेंट्स तो सारे वैसे ट्रू हैं, ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नहीं है बच्चों, बातें तो बैंकों के बारे में सारी सही दे रखी हैं। वो ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि किस फैक्ट की वजह से बैंक रन होना पॉसिबल हो पाता है। आओ इसको भी समझा ही देता हूं। तो देखो, बैंक रन का मतलब है कि भाई मान लो एक आदमी आया, इसने अपने 100 रुपए डिपॉजिट करे, तो बैंक क्या करता है, बैंक कहता है, कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ी रखा है कि चलो भाई 15 रुपए LRR के रोक लेता हूं चलो एक बार को, लेकिन बचे हुए इसके 85 किसी और आदमी को लोन की तरह दे देता है। तो इसी तरह बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं, मान लो ये लाल रंग के जो मैं आदमी बना रहा हूं, इन सब ने 100 रुपए डिपॉजिट करे फॉर एग्जाम्पल, तो बैंक इन सबके नाम के 15-15 रुपए तो रोक लेगा अपने गल्ले में, लेकिन बचे हुए पैसे तो वो लोन के तौर पे दे देता है। तो वो ये कह रहा है सवाल कि बैंक रन पॉसिबल क्यों हो सकता है। तो बच्चों जी, बैंक रन पॉसिबल इसीलिए हो सकता है कि फर्ज करो कि ये तीनों ही लोग सेम टाइम पर इकट्ठा बैंक में आकर कह रहे हैं लाओ जी लाओ, हमारे तीनों के पैसे विड्रॉ करने आए हम तो, और बैंक के पास तो उस समय खाली 45 रुपए ही होंगे, क्योंकि बैंक ने तो खाली अपने पास 15-15 रुपए ही रोक रखे हैं। तो हो गया ना बैंक रन। बैंक रन मतलब कि एक तरह से बैंक अब इंसॉल्वेंट हो गया कि भाई वो पैसे दे नहीं पाएगा 300 रुपए। तो बैंक रन वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि पॉसिबल क्यों हो सकता है। तो डी की वजह से बैंक रन का कोई कहानी का लिंक नहीं है, सी की वजह से बैंक रन की कहानी का कोई लिंक नहीं है, बी की वजह से बैंक रन की कहानी का कोई लिंक नहीं है। बैंक रन होते ही क्यों है, क्योंकि बैंक अपने पास सिर्फ 15% रखता है और बचा हुआ पैसा तो वो किसी और को दे देता है लोन के तौर पे। इसीलिए तो बैंक रन होने का डर है कि पता चला सारे लोग एक साथ ही आ गए पैसा निकालने, तो बैंक कहेगा मैं तो फंस गया। तो क्यों होता है पॉसिबल, इस ए पॉइंट की वजह से होता है पॉसिबल। इसके बाद क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पब्लिक गुड। तो भाई समाज के गुड, पैसा वैसा कुछ नहीं देना आपको, अपना एंजॉय करो। पब्लिक गुड, सामाजिक गुड का एग्जाम्पल बताना है, बताओ जी। मेडिसिन एंड इंजेक्शन, भाई ये कोई सामाजिक गुड नहीं है। बुक्स एंड स्टेशनरी कोई सामाजिक गुड नहीं है। हाउसेज एंड फर्नीचर कोई सामाजिक गुड नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को हम सामाजिक गुड कहते हैं, सिंपल सा पॉइंट है। या पब्लिक पार्क होता तो सामाजिक गुड कहते हैं ना। तो भाई ये सबके लिए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, 2 स्टेटमेंट्स हैं, असर्शन और रीजन पूछ रहे हैं, बताओ सही क्या होगा या जो भी ऑप्शन है। असर्शन में लिखा है ए हाई रेवेन्यू डेफिसिट कैन कॉज इन्फ्लेशन इन द कंट्री, बिल्कुल परफेक्ट है। आपको लिखवा भी रखा है कि किसी भी तरह के डेफिसिट से इन्फ्लेशन होता है। रीजन कह रहा है राइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कैन कॉज ए राइज इन द एग्रीगेट डिमांड इन द कंट्री, बिल्कुल सही भाई। क्योंकि देखो, हाई रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हिंदी में क्या हुआ, सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है। तो वो रीजन में यही समझा रहा है, कह रहा है बिकॉज खर्चा ज्यादा करने का मतलब है कि डिमांड बढ़ेगी। तो सही बात तो हो गई। तो इसीलिए देश में इन्फ्लेशन हो जाता है रेवेन्यू डेफिसिट होने से। तो बिल्कुल सही बात हो गई, यानी सही रीजन दिया है, सही बेसिकली कहानी दोनों की दे रखी है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए।
उसके बाद 32 में लिखा है कंट्री एक्स हैज मोर इन्फ्लेशन देन कंट्री वाई। ठीक है, तो ऐसा करते हैं भाई, कंट्री एक्स में ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो मतलब एक टी शर्ट है, ऐसे ही लिख रहा हूँ, हो सकता है करेंसी तो दोनों की अलग अलग होगी, लेकिन कंट्री एक्स में वो टी शर्ट है 150 रुपए की और कंट्री वाई में वही टी शर्ट है 100 रुपए की, है ना। लेकिन सिर्फ आपके इमेजिनरी फिगर्स को समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। अलग अलग कंट्री में ऑब्वियसली करेंसी अलग अलग होगी, लेकिन ऐसी समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैपन, कह रहा है बताओ इससे क्या होगा। ए, surplus trade balance in country Y, deficit trade balance of country X, rise in export from country X to country Y, rise in import from country Y to country X। तो सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर हमें तो। अच्छा आप सोचो धीरे धीरे। भाई एक ही टी शर्ट X देश में 150 की मिल रही है, Y देश में 100 की मिल रही है, तो क्या होगा। X देश वाला बच्चा क्या सोचेगा, वो अपने घर पे बैठा है, कह रहा है मम्मी मम्मी मुझे टी शर्ट खरीदनी है जॉन सीना वाली। मम्मी कह रही है खरीद लो। अब उसके अपने देश में मिल रही है 150 की और उसने नेट पे सर्फ करा, कह रहा है अरे वाई देश में तो खाली 100 रुपए की मिल रही है। तो भाई वो वाई देश से मंगवाएगा ना, फिर वो कहेगा मैं तो यही सेम टी शर्ट 100 रुपए की ले लूंगा वाई देश से। तो सोचो क्या होगा, वाई देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा मैं लिख सकता हूं, क्योंकि वाई देश में सामान सस्ता है, तो वाई देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे और एक्स देश के इंपोर्ट्स बढ़ते रहेंगे, ऐसा भी मैं कह सकता हूं। तो कौन सा ऑप्शन कह रहा है भाई, कह रहा है राइज इन इंपोर्ट्स फ्रॉम कंट्री वाई टू कंट्री एक्स। हाँ ये सही लग रहा है, कह रहा है कंट्री वाई से कंट्री एक्स में आने वाले इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये देखो ये कहानी, ये हरा बादल जहां बना रहा हूं, ये ऑप्शन में डी से लिंक हो गई। कह रहा है राइज इन इंपोर्ट्स फ्रॉम कंट्री वाई से हमारे एक्स कंट्री के इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक्स देश वाला हर व्यक्ति टी शर्ट कहां से खरीदेगा, वाई से ही खरीदेगा, क्योंकि वहां सस्ती है, एक्स में महंगी है। उसके बाद 33, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू द एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन किसे बोलते हैं डोमेस्टिक करेंसी का। तो भाई मान लो कल मैं बाजार गया, $1 था 70 रुपए का। आज बाजार गया, मैंने कहा $1 कितने का, कह रहा है सर 30 रुपए का। मैं खुशी से नाचने लगा, तो इसका मतलब मेरी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हो गई। तो कह रहा है कि किस कारण की वजह से डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट होगी। आइए तो ऐसा करते हैं, सिर्फ आपको समझाने हेतु बना रहा हूं। मान लेते हैं ये मेरा इक्विलिब्रियम, जैसे बचपन में डिटरमाइन करते थे ना सप्लाई डिमांड इंटरसेक्ट करके, उस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रेट भी इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो गया। डिमांड सप्लाई भिड़े और $1 का रेट 70 रुपए आ गया। तो आपको अब कोई ऐसा कारण बताना है जिससे अब ये रेट कम होकर 30 रुपए आ जाए। आपको ये कारण बताना है, ये कारण ढूंढना है कि भाई किस वजह से रेट जो है कम होगा, यानी करेंसी एप्रिशिएट होगी। ये ऑप्शन ढूंढते हैं। तो पी में लिखा है इंक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो बना के देख लो भाई, मैं काले रंग से राइट शिफ्ट कर रहा हूं, डिमांड को इंक्रीज कर रहा हूं। तो डिमांड को इंक्रीज कर दिया, देखो जैसे ही डिमांड को इंक्रीज करा काले रंग से, अब इमेजिन करो, इमेजिन भी क्या करो, देख ही लो डायग्राम पे, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बन गया। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के हिसाब से तो साहब अब रेट आपका बढ़ गया। ओह, तो पी ऑप्शन तो गलत है भाई, गलत है भाई, गलत है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज करने से तो मैं डायग्राम पे देख रहा हूं रेट बढ़ रहा है। तो ए ऑप्शन मतलब पी ऑप्शन तो गलत हो गया, या पी कहानी तो गलत हो गई सर। ठीक है हटा दो इसको, पी को हटाओ हटाओ हटाओ। अच्छा क्यू में कह रहा है डिक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। आहा हा, तो ये तो सही हो गई, वैसे टिक लगा लो, डायग्राम पे जाए करके देख लेना। तो क्यू तो ठीक है भाई, डिमांड अगर मैं डिक्रीज कर दूं, चलो कर ही देता हूं क्योंकि आप भोले मासूम बच्चे हो, तो काले रंग से कर देता हूं, डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूं। हाँ सर, तो ये आ गया देखो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट एक तरह से कॉन्सेप्चुअली। तो अब मेरा रेट क्या होगा, हो गया ना कम, पहले 70 था अब घट जाएगा। तो डिक्रीज होने से डिमांड की
मेरा रेट कम हो रहा है, दैट इज करेंसी एप्रिसिएशन। तो क्यू ऑप्शन तो सही है। इसी तरह आर में लिखा है इंक्रीज सप्लाई, कह रहा है सप्लाई बढ़ गई, ठीक है तो चेक कर लेते हैं, सप्लाई को बढ़ा देता हूं अब इस बार। और फॉरेन एक्सचेंज, तो काले रंग से सप्लाई कर्व को इंक्रीज करके देख रहा हूं मैं, सप्लाई कर्व इंक्रीज कर दो। हाँ 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 सर, अब भी देखो नया पॉइंट यहां आ गया काली बिंदी पर, तो अब भी रेट कम हो जाएगा। हाँ तो ये भी सही है सर, है ना। तो सप्लाई इंक्रीज होने से भी रेट देखो कम हो रहा है, डायग्राम पे मैं नहीं कह रहा हूं, डायग्राम कह रहा है आपको। और एस जो है वो गलत ही हो गया, डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कर्व अगर आप डिक्रीज करके देखोगे तो रेट बढ़ जाएगा। तो दो ही ऐसे ऑप्शंस हैं जिनसे रेट कम हो रहा है या करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, क्यू सही था और आर सही था। तो सही आंसर बन गया क्यू और आर। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन। इसके बाद 34 में क्या कह रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेट टू हैव intervened lately to arrest the rupees slide by selling the dollars on large scale। अच्छा, दादाजी ने टांग अड़ा दी है और बहुत सारे डॉलर बेचे पे बेचे जा रहे हैं, बेचे पे जो बेचे जा रहे हैं, बेचे पे बेचे जा रहे हैं, बेचे पे बेचे जा रहे हैं, बेचे पे बेचे जा रहे हैं। तो इतने डॉलर बेच दिए, इतने डॉलर बेच दिए बाजार में, इतने डॉलर बेच दिए, मैं कह सकता हूँ डॉलर की सप्लाई जो है मार्केट में भाई साहब क्या बढ़ गई। ठीक है ना, तो मतलब ये आरबीआई के इस स्टेटमेंट का मैंने इंटरप्रिटेशन साथ साथ आपको करके बता दिया। ठीक है ना, इकोनॉमिक टाइम्स के सोर्स से ये खबर है। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव न्यूज इज फॉल्स। कह रहा है आपको ये बताना है कि ये जो ऊपर खबर है इससे संबंधित नीचे लिखी हुई बातों में क्या गलत लग रहा है आपको या क्या गलत है, वो पढ़ लेते हैं और आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या गलत है। कह रहा है द ट्रांजेक्शन अबव विल बी टर्म्ड एज एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। ये तो मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि आरबीआई जो ट्रांजैक्शन करता है, आपको याद ही होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जिसको हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिसमें वो फॉरेन एक्सचेंज को बेचना खरीदना करता है, वो एकोमोडेटिंग ही होती है ना। तो ये बात तो ठीक हो गई। बी, फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर 1 रुपी मस्ट बी राइजिंग बिफोर इंटरवेंशन। कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है 1 रुपए का, मतलब वही फॉरेन एक्सचेंज रेट सिंपल भाषा में, कह रहा बढ़ रहा होगा आरबीआई के इंटरवेंशन से पहले। तो वो अभी मैं चेक करवाऊंगा जब आपको आंसर बताऊंगा। तो ये बात भी ठीक है। अब क्यों ठीक है, आओ चेक ही कर लेते हैं। कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट मस्ट बी राइजिंग, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कुछ बढ़ावा होगा। तो चेक करवाता हूं आपको, देखो ये है सप्लाई कर्व, ये है डिमांड कर्व, मान लेते हैं ये है इक्विलिब्रियम, और फॉर एग्जाम्पल $1 है अभी 70 रुपए का, मतलब ये रेट है, ऐसे लिख रहे हैं, वो 1 रुपए हो चाहे या $1 हो चाहे, बात है कि आप कॉन्सेप्ट समझना। अब दादाजी चिंतित हैं, कह रहे हैं भाई ये रेट तो बड़ा ज्यादा है। दादाजी बड़े दुखी हैं, कह रहे हैं रेट इज राइजिंग, रेट बढ़ रहे हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। दादाजी सोच रहे हैं क्या करूं, बहुत रेट बढ़ गए, बताओ हद है, $1 70 रुपए का हो गया है, रेट बढ़ चुका है, बढ़ रहा है, क्या करूं क्या करूं। फिर दादाजी ने तरकीब लगाई कि भैया मैं डॉलर बेचूंगा। दे धड़ल्ले पे धड़ल्ले, दे धड़ल्ले पे धड़ल्ले, डॉलर बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, सेलिंग डॉलर पे डॉलर, डॉलर पे डॉलर, डॉलर पे डॉलर। देखो मैंने क्या लिखा, इतना बेचो कि सप्लाई बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, किसी भी मार्केट में आप जो चीज बहुत ज्यादा बेच दोगे या बेचना शुरू करोगे तो सप्लाई बढ़ गई, देखो मैंने लिखा है ना। तो अब मैं सप्लाई कर देखो बढ़ा रहा हूँ, राइट शिफ्ट कर रहा हूँ। दादाजी की चाल देखो, वाह दादाजी वाह, आप कितने चालू हो। तो सप्लाई राइट में शिफ्ट हो गई, हाँ सर। तो नया इक्विलिब्रियम अब ये बिंदी पर आ जाएगा एक तरह से मार्केट का। तो दादाजी की इस चाल की बदौलत अब रेट क्या होगा, कम हो जाएगा भाई, जितना भी हुआ, मान लो 50 हो गया। तो देख रहे हो कैसे आरबीआई डर्टी फ्लोटिंग करता है। जो मैनेज फ्लोटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये है दादाजी की चालाकी, कि दादाजी को अगर लग रहा है कि रेट बढ़ा हुआ है या बढ़ रहा है, तो वो डॉलर पे डॉलर बेच बेच के ऐसा कर देते हैं। ये है दादाजी की डर्टी फ्लोटिंग। तो इसका मतलब बी पॉइंट में जो बात लिखी है वो ठीक लिखी है कि द फॉरेन एक्सचेंज रेट
मस्ट बी राइजिंग बिफोर इंटरवेंशन, मतलब दादाजी के टांग अड़ाने से पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा होगा, इसीलिए दादाजी ने चिंता जताई और खूब डॉलर बेचे, तो ये बात सही हो गई। अब सी में क्या कह रहा है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट $1 मस्ट बी राइजिंग बिफोर इंटरवेंशन। अब देखो यहाँ पे वो उल्टा लिख रहा है, देख रहे हो उसकी चालाकी, कह रहा है रुपी की वैल्यू जो है $1 के अगेंस्ट में ज्यादा होगी, ये बात गलत है। तो उसने पूछा था बताओ गलत क्या है, क्योंकि रुपी की वैल्यू तो उल्टा कम हो रही होगी भाई। ऊपर वाली लाइन को अगर मैं रुपी की टर्म में कन्वर्ट करके बोलूं तो इसका मतलब है रुपी की वैल्यू तो बल्कि कम हो रही होगी, रुपी तो कमजोर हो रहा होगा डॉलर के अगेंस्ट, राइज नहीं कर रही होगी रुपी की वैल्यू। वैल्यू का मतलब है पावर, क्षमता। तो रुपी की वैल्यू कमजोर हो रही होगी पहले, राइज नहीं कर रही होगी। तभी तो दादाजी को चिंता हुई कि भाई रेट बढ़े जा रहा है, रेट बढ़े जा रहा है, हमारा रुपी कमजोर होता जा रहा है। रेट बढ़ने का मतलब होता है बच्चों रुपी कमजोर होना, रुपी की वैल्यू कमजोर हो रही है। जहां पहले $1 मान लो हम 60 रुपए में खरीद लेते थे, अब 70 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। वही चीज जो पहले 60 में आती थी अब 70 में आ रही है, तो इसका मतलब है हमारी वैल्यू कमजोर हो रही है। दादाजी चिंतित थे, तो उसने सेकेंड लाइन के नीचे जो थर्ड मतलब स्टेटमेंट दी है कि द वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट $1 मस्ट बी राइजिंग, वो गलत लिख दिया राइजिंग वर्ड, क्योंकि रुपी की वैल्यू तो उल्टा कमजोर हो रही होगी। तो बी पॉइंट का आप इंटरप्रिटेशन अगर देखोगे ध्यान से तो वो यही कहता है कि रुपी की वैल्यू कमजोर हो रही होगी। तो सी ऑप्शन ही इसका मतलब गलत कह दिया उसने। मैंने किस वर्ड से पकड़ा, इस राइजिंग वर्ड से पकड़ा दे, ठीक है ना। तो आई होप आपको भी समझ आ रहा होगा। बाकी डी में लिख रहा है दिस ट्रांजेक्शन विल बी कैटेगराइज्ड एज बिलो द लाइन आइटम, तो ये बात भी देखो ठीक हो गई भाई। इसको आप ए से लिंक कर लो, बी और सी को लिंक कर लो, ए और डी को लिंक कर लो। डी इसलिए ठीक है क्योंकि ऊपर लिखा है एकोमोडेटिंग और उसी को बिलो द लाइन भी कहते हैं, तो ये तो सही हो गई। तो ऐसे भी पता चल गया कि सी ही गलत है भाई। जब ए सही है, बी सही है, डी सही है, तो सी गलत होगा। ठीक है सर। 35 Let us assume that the foreign exchange rate of Indian rupee is speculated to rise in the coming months। अच्छा, हमें लग रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है अब वो शायद बढ़ सकता है। अच्छा जी। This may lead to many investors holding on to their reserves of US dollars। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं अपना डॉलर को रोक के बैठे हुए हैं कि यार ऐसा करेंगे जब रेट बढ़ेगा ना। भाई देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला कि बच्चों बच्चों आज $1 70 का है, लाओ मुझे दे दो। आप कहोगे नहीं सर अभी नहीं देंगे हम, अभी क्यों बेचें आपको, जब ये रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में रेट बढ़ेगा। सर जब ये $1 100 का हो जाएगा ना, हम तो तब करेंगे, आपको बेचेंगे, है ना। तो ये हर आदमी की यही टेंडेंसी होती है ना भाई। जिस चीज के आपको लगता है कि दाम बढ़ेंगे फ्यूचर में, उसको तो आप होल्ड करके बैठ जाते हो। यही होता है शेयर बाजार में भी, यही होता है रियल एस्टेट में भी, यही होता है। आप घर खरीदते हो और आपको लगता है इसके दाम बढ़ेंगे, तो आप बैठे रहते हो उसको होल्ड करके, पर जब बढ़ेंगे ना तब बेचूंगा। तो ये तो सिंपल कहानी हो गई। तो फिर वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विल रिजल्ट इन, तो कह रहा है बताओ इससे क्या होगा। तो देखो बड़े सिंपल लॉजिक्स हैं, लॉजिक पे चलेंगे। तो क्या होगा, पी में लिखा है राइज इन डिमांड ऑफ यूएस डॉलर, बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई मुझे भी पता है, वैसे सिंपल सी बात है। बिटकॉइन का एग्जांपल ले लो, मान लो सबको लगता है बढ़ेगा ये तो और बढ़ेगा भी भविष्य में, तो उसकी डिमांड भी उतनी बढ़ती है ना यार, आज ही लेके रख लो। तो ऐसी डॉलर है, डॉलर का लग रहा है कि रेट बढ़ेगा भाई, तो सब सोचेंगे हाँ 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 ले लो। क्यू में कह रहा है राइज इन सप्लाई, ये गलत हो गई भाई बात। सप्लाई तो उल्टा कम होगी, कोई बेचेगा ही नहीं। आप भी बैठे हुए हो लेके दबा के बैठे हो कि मैं अभी नहीं बेचूंगा, मैं अभी तो बेचूंगा ही नहीं, जब बढ़ेगा तब बेचूंगा, तो सप्लाई बढ़ेगी नहीं, ये बात गलत होगी। एक्चुअल डेप्रीसिएशन ऑफ INR, ये बात तो है ही है भाई। जितना डॉलर का रेट बढ़ेगा भाई, सीधी बात है, रेट बढ़ रहा है तो एक तरह से हमारे रुपी का तो डेप्रीसिएशन ही हो रहा है ना, बिल्कुल सही। फॉल इन डिमांड ऑफ रुपी, हाँ बिल्कुल सही, रुपी की डिमांड कम हो रही है भाई, क्योंकि रुपी की वैल्यू कम होगी तो उसकी डिमांड भी कम होगी। अब लोग रुपए नहीं खरीदना चाहेंगे, भाई बेकार है रुपए, इंडिया का रुपए कोई रुपए है, इसकी तो वैल्यू वीक हो रही है डॉलर के अगेंस्ट, हम रुपए क्यों खरीदे, हम तो डॉलर खरीदेंगे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, रुपए की डिमांड कम हो जाएगी।
तो P सही कह रहा है, R सही कह रहा है और S सही कह रहा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो सही है। उसके बाद 36, लुक एट द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ गिवन कंट्री। ठीक है, तो डेटा देख लेते हैं। एक्सपोर्ट हैं जी गुड्स के 150, इंपोर्ट्स हैं जी 200, नेट इनविजिबल्स हैं 20। नेट इनविजिबल्स का मतलब हो गया सर्विसेज, और नेट वर्ड लगाने का मतलब हो गया जब हमने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करा होगा तो 20 आया होगा, है ना, खाली सर्विसेज का। और ये ऊपर गुड्स दे रखे हैं 150 और इंपोर्ट्स दे रखे हैं 200, तो इसको तो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। तो अगर मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालूंगा तो वो वैसे आएगा -50 या 50 अनफेवरेबल बोल सकते हैं। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कह रहा है क्या गलत है। ठीक है, ध्यान से देखना कितने चालाक हैं, गलत पूछ रहा है क्या गलत है। कह रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल, ये बात तो सही है ना, मैंने आपको दिखाई दिया अनफेवरेबल है, -50 है। कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिल्कुल सही, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए तो भैया हमें कैपिटल अकाउंट भी चाहिए, सारी डिटेल चाहिए। तो कह रहा है वो हम इस डेटा से निकाल नहीं सकते, ये बात भी सही कह रहा है। सी में कह रहे हैं देयर इज ए करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ 30, कह रहा है करंट अकाउंट में डेफिसिट है, वो चेक कर लेते हैं जी अभी 30 का है कि नहीं। तो भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड है -50 और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स अगर देखूं जो उसने थर्ड पॉइंट में दे रखा है वो तो 20 दे रखा है। इन दोनों को जोड़कर ही हम कहते हैं कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों करंट अकाउंट के ही पात्र हैं। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा -30। तो ये भी बात मुझे ठीक लग रही है, इसका मतलब करंट अकाउंट में डेफिसिट है बच्चों 30 का, सही कह रहा है ये। तो देयर इज ए करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ 30, ये बात भी सही कह रहा है। तो जब ए सही है, बी सही है, सी सही है, तो डी गलत होगा, तो डी में पढ़ भी लो, वैसे कह रहे हैं देयर इज ए कैपिटल अकाउंट सरप्लस, कैपिटल अकाउंट की तो उसने कोई चीज ही नहीं दी, बेवकूफ बना रहा है, ऑफ 50 मिलियन $। तो यही बात गलत हो गई, इसका मतलब क्योंकि कैपिटल अकाउंट का तो कुछ है ही नहीं आइटम, तो कैसे कह रहा है वो 50 सरप्लस। तो 36 तो ये हो गया। उसके बाद 37, देर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ठीक है, पढ़ लेते हैं असर्शन और रीजन। असर्शन में लिखा है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्विस कैनाल इंटेंसिफाइड ब्रिटेन कंट्रोल ओवर इंडिया। हाँ ठीक है ना, सबको पता है रास्ता छोटा हो गया था तो फटाफट आ जाते थे ब्रिटिशर्स अपना नाव में बैठ के। रीजन द यूरोपियंस नो लॉन्गर हैड टू ट्रेवल अराउंड अफ्रीका टू रीच इंडिया, बिल्कुल सही, क्योंकि अब उनको यूरोप के इर्द गिर्द घूमने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता बन गया था, जहाज में बैठे चप्पू चलाया और सीधा मुंबई पोर्ट पे उतर गए, है ना, तो सही हो गया। इसके बाद 38, देर आर टू स्टेटमेंट्स, वही असर्शन और रीजन पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है असर्शन में द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया इन 1850, ठीक है सही बात है, विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, सही। रीजन कह रहा था ब्रिटिश हैड इंडियाज बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड वाइल डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, कह रहा है ब्रिटेन या ब्रिटिश जो थे उनके दिमाग में भारत का बेस्ट भला करना होता था, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना था उनका मोटिव, वो तो अपना भला चाहते थे। तो रीजन जो है वो उसने गलत दे रखा है, बाकी असर्शन का स्टेटमेंट ट्रू दे रखा है। इसके बाद 39 में कह रहे हैं इन द स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश स्टार्टेड इन 1905 इंडियंस स्टार्टेड डिचिंग ब्रिटिश गुड्स फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, ब्रिटिशर्स के गुड्स को हम कहते थे बेकार है, हम तो अपने स्वदेशी गुड्स खरीदेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, तो कह रहे इससे क्या हुआ होगा, सोचो। स्वदेशी, पी राइज इन द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ना ये तो बात गलत हो गई भाई, रॉ मटेरियल का इंपोर्ट क्यों बढ़ाएंगे हम तो अपना स्वदेशी है। फॉल इन द इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, हाँ ये बात ठीक है भाई, हम ब्रिटेन से इंपोर्ट अब करना कम कर देंगे, हमें नहीं खरीदना उनका, हम तो अपना बनाएंगे। आर राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया, हाँ सही भाई, प्रोडक्शन बढ़ेगा भारत में गुड्स का, बिल्कुल सही। राइज इन एक्सपोर्ट टैरिफ, ना एक्सपोर्ट टैरिफ क्यों बढ़ाएगी सरकार, गलत है ना, तो ये गलत है। तो क्यू सही है और आर सही है ना, तो ये हो गया जी ऑप्शन सी। उसके बाद 40 में कह रहा है देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, असर्शन पढ़ लेते हैं। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट एंटिटीज ओन रिसोर्स वेयर एज सोशलिस्ट इकोनॉमी में ओन्ड बाय द स्टेट, बिल्कुल सही, ट्रू।
और रीजन कह रहा है बिकॉज इन सोशलिस्ट इकोनॉमी इट इज एज्यूम्ड दैट द गवर्नमेंट नोज द एग्जैक्ट नीड्स ऑफ द पीपल। हाँ वैसे तो ट्रू है स्टेटमेंट, लेकिन ये रीजन जो है वो सही नहीं है या पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का तो इसने रीजन में कुछ कवर ही नहीं करा। तो स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू दे रहा है, लेकिन रीजन जो है वो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया असर्शन को, है ना। अगर आप देखो तो रीजन अधूरा सा लग रहा है, खाली सोशलिस्ट तो कवर कर लिया, कैपिटलिस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके बाद 41, सी राजा गोपालाचार्य फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी क्वाइंड द टर्म परमिट लाइसेंस राज, ठीक है, to encapsulate the party's frustration with Nehru's policy, writing in his magazine Swaraj, I want the corruptions of the permit license Raj to go. मैं चाहता हूँ ये permit license राज चला जाए. I want real equal opportunities for all and no private monopolies created by permit license Raj. तो उन्होंने लिखा भाई सबको बराबर मौका मिलना चाहिए और ये लाइसेंस बाजी, ये मोनोपोली बनाना, ये सब से छुटकारा मिलना चाहिए. How were these private monopolies indulging in the corruption that C राजा गोपालाचारी talks? तो कह रहे भाई आपको क्या लग रहा है जो प्राइवेट मोनोपोलियां बन जाती होंगी वो किस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त रहती होंगी, बताओ. A, they lead to the lobbying and personal benefits for big industrial houses. They continue to function even when running into losses. ये तो नहीं. They exploited the people by grossly increasing prices. नहीं. They could not compete with international products. तो भाई प्राइवेट मोनोपोली कैसे करप्शन में लिप्त रहती होंगी, वो अपने भाई लॉबी बना लेती होंगी, संगठन ग्रुप बना लिया कि भाई देखो जी सरकारी सारे ऑर्डर हमें दे देना, हमारा बहुत फायदा होगा इससे, है ना. पर्सनल बेनिफिट्स फॉर बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस, यानी कि वही, तो इसी को तो प्राइवेट मोनोपोली बोलते हैं ना. तो प्राइवेट मोनोपोली की परिभाषा भी अगर आप थोड़ा थोड़ा सोचोगे तो बी, सी और डी से वो कुछ मैच ही नहीं करेगी. तो 41 का हो गया ए. उसके बाद 42, To estimate the poverty levels in the town, the collector conducted an informal survey. मतलब एक informal survey करवाया. That compiled all households income in the area. सबकी income हमने पता कर ली. Using the national poverty line as reference point, she then calculated the number of poor. फिर उसने poverty line के हिसाब से गरीबों की संख्या शुरू करी गिननी. Based on this, she wanted to launch a number of welfare scheme. तो उसने सोचा चलो भाई गरीबों की कल्याण के लिए स्कीम निकाले. In what other ways could she have measured the poverty so that the most beneficial welfare scheme are launched? कह रहा है उसको और क्या करना चाहिए था पॉवर्टी ढंग से मेजर करने के लिए ताकि वेलफेयर स्कीम उस हिसाब से निकाली जा सके. तो ए में लिखा है बाय कैलकुलेटिंग द हेड काउंट रेशियो, तो ये तो उसने करा ही है, टेक्निकली तो उसने हेड काउंट रेशियो ही करा है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत होगा. बाय लुकिंग एट द हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स, बाय डिवाइडिंग द पुअर इनटू फर्दर स्पेसिफिक कैटेगरी, बाय कैटेगराइजिंग देम एज एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड. तो भाई देखो वेलफेयर स्कीम्स अगर सरकार या वो कलेक्टर साहब चाहती हैं कि हम निकालें गरीबों के लिए, और तो वेलफेयर का मतलब हो गया कि उन्हें शिक्षा अच्छी मिले, उनकी सेहत अच्छी हो. तो खाली गरीबी ना देखती कलेक्टर साहिबा, उसके अलावा वो अदर पैरामीटर्स देखती. भाई शिक्षा का स्तर क्या है, अगर कम है तो स्कूल से रिलेटेड स्कीम्स बनाती. सेहत का स्तर क्या है, अगर वो देखती कि यहाँ पे बीमारी ज़्यादा है, लोग हेल्दी कम है, तो स्कीम्स उससे रिलेटेड बनाती. तो उन्हें क्या करना चाहिए था, उन्हें दूसरे मतलब कि मेनली हेल्थ और एजुकेशन सुविधाओं पर भी या इन इंडिकेटर्स पर भी ध्यान देना चाहिए था. तो फिर वो और अच्छी वेलफेयर स्कीम्स बना सकती थी. तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो गया. इसके बाद जी 43 में क्या कह रहा है, Recent studies of poverty show that the lower caste of India from the poorest 10% in the country. अच्छा, every second person from the scheduled tribe and every third person from the scheduled caste are poor. ठीक है. तो basically every second scheduled caste, every third Dalit and Muslim in India are poor and not just financially. तो ये UN की रिपोर्ट में दे रखा. The above line show that caste is an important determinant of poverty. तो उससे ये पता चल रहा है कि भाई जो कास्ट है वो पॉवर्टी के लिए एक जरूरी चीज हो गई कि भाई इस कास्ट के व्यक्ति से हर दूसरा व्यक्ति गरीब है, इस कास्ट का हर तीसरा व्यक्ति गरीब है ना. तो ये यूएन की रिपोर्ट में दे रखा है. अब क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ ए पर्सन्स कास्ट इन्फ्लुएंसेस पॉवर्टी. कह रहे इसमें से आपको कौन सी लाइन सबसे बढ़िया लग रही है जो ये बताए या ये दर्शाए कि कैसे एक व्यक्ति की कास्ट उसकी गरीबी को इन्फ्लुएंस कर रही है. तो पढ़ लेते हैं. Lower caste face systematic poverty.
leading to lack of access to public resources like employment, health and education. B. Lower caste have a very high consumption and expenditure rates owing to their poor living condition. C. Indian government has continuously ignored the lack of welfare scheme for lower castes. D. The population of lower caste is much higher than other caste. तो देखो क्वेश्चन ने इसमें बेस्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये काफी डाइसी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है, तो हमको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा अपने आप को। तो अगर हम देखें कि बेस्ट स्टेटमेंट जो लग रहा है कि जो हम कह सकते हैं कि लोअर कास्ट की वजह से, पर्सन की लोअर कास्ट होने की वजह से वो पॉवर्टी को प्रभावित कर रहा है, वो ये कि भाई लोअर कास्ट जो है, मान लो जो वो पॉवर्टी को फेस करते हैं, उनको उतनी पब्लिक सुविधाएं नहीं मिल पाती जो एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड होती हैं या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो कहीं ना कहीं जब उनको यही सुविधाएं प्रॉपर नहीं मिल पाती तो फिर वो इट विल डेफिनेटली लीड टू पॉवर्टी। ये स्टेटमेंट हम कह सकते हैं सबसे बेस्ट डिफाइन कर रहा है, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट एक तो गलती हो गई और बाकी दो भी ग्रे एरिया में है या सब्जेक्टिव है, कोई माने कोई ना माने, लेकिन ये स्टेटमेंट हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा एप्ट है, क्योंकि वो तो हर कोई मानेगा कि हाँ ये बेसिक सुविधाएं ना मिलने की वजह से ही पॉवर्टी होती है। तो ये स्टेटमेंट को हम बेस्ट स्टेटमेंट का तमगा दे देते हैं। उसके 44 में असर्शन कह रहा है द 12th 5-year प्लान ट्राई टू रेज इंडियाज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू इतने प्रतिशत एंड टू इतने प्रतिशत। ठीक है, रीजन कह रहा है बिकॉज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। तो बिल्कुल सही है। तो ये एक डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि भाई जो हमारा लेटेस्ट प्लान था 5-year प्लान, उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने पर और एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि बात सही कह रहा है, और रीजन भी सही कह रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन की क्वालिटी ही अल्टीमेटली देश के ग्रोथ को डिफाइन करती है। तो ये बात भी सही बन गई। इसके बाद क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड एड इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये सिंपल है कि भाई क्या चीज HCF में काम आ सकती है। एक्सपैंडिंग द लेबर मार्केट बाय इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ जॉब्स, क्रिएटिंग लार्जर इंडस्ट्री विद मोर कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट, क्रिएटिंग ओपन मार्केट विद इंक्रीज स्टेबिलिटी, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इन द फैमिली। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आपको पता ही है कि एक ही पॉइंट यहाँ पर एप्ट बैठ रहा है, जेंडर इक्वालिटी जब होगी परिवारों में, इसका मतलब एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है, सोच प्रोग्रेसिव हो रही है, तो वो हम कह सकते हैं कि एक हेल्प करेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। उसके बाद है जी 46, हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन अ कंट्री। तो देखो ग्लोबलाइजेशन का बताओ जी क्या फायदा मिला, कैसे लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हुए। बाय ऑफरिंग मोर प्रोडक्ट्स टू बाय, by increasing rural to urban migration, by improving working condition, by making cheaper products available due to increased competition। हाँ, तो ग्लोबलाइजेशन का आपने जब बेनिफिट्स अगर पढ़े होंगे, एडवांटेजेस, तो ये डी पॉइंट एग्जैक्ट पढ़ी हुई अंग्रेजी लग रहा है, क्योंकि जब बाजार खुल गए, ग्लोबलाइज हो गए, तो आपके बढ़े हुए कंपटीशन का फायदा मिला और आपको बेहतर प्रोडक्ट्स सस्ते दामों में मिलने शुरू हो गए। तो ये इसीलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की कह सकते हैं कि बढ़नी शुरू हो गई। इसके बाद 47 पढ़ लेते हैं। उसमें कह रहा है दो स्टेटमेंट्स हैं, असर्शन और रीजन, तो देख लेते हैं। असर्शन में लिखा है डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी इन 1991 रिजल्टेड इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये बात सही है, क्योंकि डीवैल्यूएशन करने से ही आप जानते हो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, या यूं कह लो कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ा। रीजन कह रहा है बिकॉज डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी वाज अ स्टेप टू गेट टेकन टू गेट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कह रहे डीवैल्यूएशन हमने इसलिए उठाया ताकि हमें ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिले। ये बात तो गलत है, क्योंकि डीवैल्यूएशन का कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलने से कोई ऐसा डायरेक्ट नाता नहीं है। तो ये पॉइंट डीवैल्यूएशन का गलत हो गया है ना। वो तो सिर्फ हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो को बढ़ाने के लिए डीवैल्यूएशन करा था, बस वो हम कह सकते हैं। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएगी उसके लिए तो दूसरे कदम उठाए गए थे, लेकिन ये स्टेप नहीं था। उसके बाद 48, इसमें भी असर्शन और रीजन दे रखा था। असर्शन में लिखा है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैज ब्रॉट अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। बिल्कुल सही। तो जब हमने डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा था तो ये बात उसका पॉइंट था या एडवांटेज भी था। कह रहा है बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू इंप्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन।
तो बिल्कुल सही। तो इसीलिए उनकी अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म भी बढ़ी थी। तो बिल्कुल उसने सही रीजन के साथ सही ट्रू असर्शन दे रखा है। तो ऑप्शन सी, बोथ आर ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट कुछ टेबल्स ही दे रखी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100 रुपए, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट है 40, ठीक है। बोरोइंग है 38, ठीक है। तो बोरोइंग जो है वो कैपिटल रिसिप्ट का ही एक वैसे भाग होती है, तो मैं क्लैरिटी के लिए बस बता रहा हूँ। उसके बाद नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो इन दोनों को जोड़ के मैं रेवेन्यू रिसिप्ट भी कह सकता हूँ। कह रहा है व्हाट इज द रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? आर ई माइनस आर आर। तो आर ई मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कितना दे रखा है? 100 सबसे ऊपर। और आर आर कितना दे रखा है? या हमने जो निकाल लिया 65। तो 100 माइनस 65 कितना हो गया? 100 माइनस 65 सर 35। तो बस, तो रेवेन्यू डेफिसिट आ गया 35। ओके, सिंपल। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फिस्कल डेफिसिट। हाँ, ये तो बच्चों को पता है, बच्चा बच्चा गली मोहल्ले का जानता है कि हम बोरोइंग्स को ही क्या मान लेते हैं? फिस्कल डेफिसिट, है ना। तो नेट बोरोइंग्स जो हैं वो ही हमारी क्या है? फिस्कल डेफिसिट, यानी 38 रुपए। और 51 में पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्राइमरी डेफिसिट। क्या था फॉर्मूला? फिस्कल डेफिसिट माइनस जो भी हमने पुरानी बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट की पेमेंट्स करी। तो फिस्कल डेफिसिट है 38 रुपए का। इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको दे रखी हैं, ये रही नंबर 4 पर। कितने रुपए की? 27 रुपए की। तो 38 माइनस 27 रुपए, 38 माइनस 27 हो गया 11 रुपए। सिंपल। उसके बाद 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन टैक्स रेवेन्यू। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। कह रहे सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू बताना है जो टैक्स से नहीं होता। तो भाई रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट्स पर कुछ रिटर्न मिला, मतलब आपने कुछ भी, सरकार ने कोई एसेट निवेश करा होगा, तो निवेश पे उसको रिटर्न मिल गया होगा भाई, मान लो इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, तो यही है वैसे तो नॉन टैक्स। एक्साइज ड्यूटी आप जानते हो टैक्स है, सर्विस टैक्स आप जानते हो टैक्स है, कस्टम आप जानते हो टैक्स है, ये सब तो टैक्स है। उसके बाद 53, ये भी बच्चे बता देंगे। कह रहे व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। बिना देखे बोल दो, आर ई माइनस आर आर। तो क्या बन गया? आर ई माइनस आर आर। उसके बाद 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू द फिस्कल डेफिसिट इन दिस केस। कह रहा है आपको क्या लग रहा है कि फिस्कल डेफिसिट का मेन कॉन्ट्रीब्यूटर क्या होगा? तो फिस्कल डेफिसिट कब होता है, या उसका भी लॉजिक क्या है कि भाई सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है तभी डेफिसिट हो रहा है, और यही फिस्कल डेफिसिट का भी एक मेन कारण होता है। तो पढ़ लो, हाई टैक्स रेवेन्यू नीचे से पढ़ रहा हूँ, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। रेवेन्यू ज्यादा होना तो हो ही नहीं सकता। लो इंटरेस्ट पेमेंट, ये भी नहीं हो सकता। हाई कैपिटल रिसिप्ट, ये भी नहीं हो सकता। हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक ही पॉइंट में वो खर्चा ज्यादा होने की बात कर रहा है, बाकी बी सी डी तो वैसे ही गलत हो गए ना। तो ए जो है वो ही कंट्रीब्यूटर होगा फिस्कल डेफिसिट का। उसके बाद जी कहानी दे रखी है। सर पढ़नी है कहानी ना, मैं क्यों पढ़ूं? नबार्ड ये वो, ठीक है ना, बस ये सब दे रखा है, हमें पता है भाई इंडियन इकोनॉमी में ये सब रूरल डेवलपमेंट के अंदर हमने पढ़ रखा है, तो हम तो सीधा क्वेश्चन करेंगे। 55, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर एक्सेस टू चीप फॉर्मल क्रेडिट टू द रूरल रूरल पीपल, है ना। तो ये तो हमको पता ही है कि भाई हम चाहते हैं रूरल पुअर को सस्ता क्रेडिट मिले फॉर्मल तरीके से, है ना, इंस्टीट्यूशन से, ऐसा नहीं कि रिश्तेदारों से और ये वो। क्यों बताओ क्यों इंपॉर्टेंट है? टू क्रिएट ए कल्चर ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, टू इंक्रीज द अर्निंग ऑफ आरआरबी ना, टू प्रोटेक्ट दम फ्रॉम प्रिडेटरी लेंडिंग एंड डेट ट्रैप्स। हाँ भाई, ताकि उन्हें बचाया जा सके कि भाई पता चला वो लैंडलॉर्ड से लेने चले गए लोन, वो एक्सप्लॉइट कर देगा, ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेगा, और पता चला वो लोन बाजी के चक्कर में फंसते चले गए। तो इन जंजालों से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फॉर्मल क्रेडिट की आवश्यकता है रूरल के लिए, है ना, ये आपने पढ़ रखा है। इसके बाद 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रूशल एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर रूरल बैंकिंग। तो भाई रूरल बैंकिंग में कौन सा एरिया लगता है आपको कि इम्प्रूव होना चाहिए? तो भाई ए कह रहा है रिस्क प्रोटेक्शन फॉर स्मॉल बिजनेसेस, प्रॉफिटेबिलिटी फॉर नॉन फार्म एक्टिविटी, कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बताओ, मतलब कॉमन सेंस वाला बच्चा भी बता दे
ना तो ए ना तो बी ना तो डी, इसमें कोई बैंक से रिलेटेड बात ही नहीं है भाई। रूरल बैंकिंग छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ बैंक से रिलेटेड बात ही नहीं। कह रहा है छोटे बिजनेसेस को बचाओ, कह रहा है नॉन फार्म एक्टिविटी में मुनाफा हो, कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, बात ही खत्म। हाँ, रूरल बैंकिंग में भाई डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का कल्चर आएगा। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का मतलब कि लोग ज़्यादा पैसा जमा करें बैंकों में, तो बैंक उन सारे डिपॉजिट्स को अच्छे से इकट्ठा करे ताकि वो सही जगह यूज़ कर सके। ये तो मैं कह सकता हूँ कि बैंकिंग से रिलेटेड एक इम्प्रूवमेंट का पॉइंट है, बाकी तो बैंकिंग से रिलेटेड ही नहीं है। उसके बाद 57 असर्शन और रीजन, इसमें तो आप चैम्प असर्शन में कह रहा है माइक्रो क्रेडिट कैन हेल्प एम्पावर वुमेन एंड मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमने इसका एग्जांपल देखे भी हैं और वो वुमेन एम्पावरमेंट में और उनको फाइनेंशियली हेल्प करते भी हैं इंडिपेंडेंट बनाने में। और रीजन कह रहा है बिकॉज माइक्रो क्रेडिट इन्वॉल्व स्मॉल लोन्स प्रोवाइडेड है रीजनेबल इंटरेस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब आ हा वाले सेंटेंस हैं जो एग्जैक्ट हमने पढ़ रखे हैं या आपने भी पढ़ रखे होंगे। तो इसका मतलब बिल्कुल सही कह रहा है। तो माइक्रो क्रेडिट होता ही वो है कि छोटे छोटे लोन्स मिल जाते हैं और सस्ते ब्याज दर पर मिल जाते हैं ताकि आप कोई भी अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकते हैं। उसके बाद 58 में क्या कह रहे हैं, दिस प्रोग्राम वुड बी सक्सेसफुल इफ इट कैन सपोर्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, व्हाट वुड द नंबर ऑफ बेनिफिशरीज डिपेंड ऑन। तो कह रहे हैं भाई कई बार हम कहते हैं कि भाई ये प्रोग्राम बहुत लोगों को बेनिफिशियल या बहुत लोगों के लिए बेनिफिट होगा। तो कितने लोगों के लिए बेनिफिट होगा ये किस बात पर निर्भर करता है ना। तो वैसे तो कम्युनिटी सपोर्ट अमंग देम, देयर लेवल ऑफ एवरेज इनकम, देयर लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, ए कल्चर ऑफ सेविंग मनी। तो थोड़ा सा उन्होंने लैंग्वेज को घुमा दिया ऑप्शन में, तो मैं सिंपल कर देता हूँ फिर हम ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो भाई कोई भी प्रोग्राम कितने लोगों के लिए सक्सेसफुल रहेगा, कम या ज़्यादा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि भाई वो गरीब हैं या नहीं है, एक तरह से, है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि भाई मान लो कोई वेलफेयर प्रोग्राम आया तो वो अमीरों के लिए तो आएगा नहीं, वो तो गरीबों के लिए आएगा। तो भाई कितने लोगों को मिलेगा या कितने लोगों को फायदा मिलेगा, भाई जितने गरीब होंगे। तो कितने लोगों को फायदा मिलेगा ये निर्भर कर रहा है गरीबी पर, पॉवर्टी लाइन पर, ऐसा कह सकते हैं। तो इस बात को अगर अब दूसरे शब्दों में ट्विस्टेड वे में बोलें तो ये हो गया देयर लेवल ऑफ एवरेज इनकम। भाई उनके इनकम के आधार पे, जो बहुत अमीर है पहले से, उसको थोड़ी ना कोई वेलफेयर प्रोग्राम का बेनिफिट मिलना है या सपोर्ट देना है, हमें तो गरीब तबके के लोगों को प्रोग्राम्स का सपोर्ट देना है। उसका 59 में कह रहा है व्हाट कुड बी द मेन रीजन फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट मैकेनिज्म। तो भाई कह रहा है कि क्या लगता है आपको कारण होगा, मेन कारण होगा जो कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट मैकेनिज्म है उसके इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का। तो ये सीबीआरएम क्या है पहले बच्चों को ये बता देता हूं भाई। कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट मैकेनिज्म, कम्युनिटी बेस्ड, भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप होते थे, है ना, ये एक मान लो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये एक मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये एक मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, ऐसे कम्युनिटी बन जाती है ना। तो इन्होंने अपने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव बना लिया कि भाई ये आदमी ये पढ़ा लिखा है, ये आदमी ये पढ़ा लिखा है, ये तीनों एक साथ आ गए और इनकी ड्यूटी लगा दी भाई देखो जो भी रीपेमेंट करना है, किसी से भी पैसा लेना है, भाई लोन तो दे दिया, जो भी पैसा लेना है रीपेमेंट होनी है वो सब थोड़ा बहुत आप संभाल लेना। तो भाई इसमें देखो जहां पर इस तरह का बिल्कुल ही इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसा रखा जाएगा तो कुछ धांधलेबाजी भी हो सकती है। पता चला यही तीनों मिल गए, कह रहे भाई किसी से लेंगे नहीं पैसे वैसे, हम आपस में ही सब झोल कर लेंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है, 100 तरह के टंटे हो सकते हैं। तो इसको बोलते थे कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट मैकेनिज्म, है ना, कि भाई अपने खुद ही कम्युनिटी बना ली और कुछ ही लोगों ने कहा कि हम कर लेंगे। लेकिन इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करा गया, यानी कि ना भाई प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, है ना, जो सब रेगुलेट कर सके इन चीज़ों को, जो मॉनिटर कर सके, रीपेमेंट करनी हो तो इसे कर सकें, वो ज़्यादा सही तरीका है। फॉर्मल कर दिया मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ों को। तो कह रहा आपको क्या लग रहा है क्या मेन कारण रहा होगा ये करने का, आप खुद सोचो, खुद लॉजिक दिमाग लगाओ कि भाई ये लोगों की आपस की कम्युनिटी को बनाना छोड़कर हम इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात करने लगे, ये क्यों कर रहे होंगे, मेन कारण क्या रहा होगा ये सोचना है। कह रहा है रूरल पीपल शुड पे एन एक्टिव रोल इन द बैंक्स डे टू डे फंक्शंस। If repayment rate is low, bank would be reluctant to sanction fresh loans.
हाई नंबर ऑफ डिफॉल्ट लोन्स आर द बर्डन ऑन गवर्नमेंट बजट, तो मुझे तो मिल गया। और रूरल पीपल डेलिबरेटली रिफ्यूज टू पे बैक लोन्स टू द बैंक। तो देखो ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इसीलिए करा गया था क्योंकि आपने रूरल बैंकिंग के अंदर एक ड्रॉबैक वाला पॉइंट पढ़ रखा है कि भाई रीपेमेंट लोन्स बड़े लो होते थे और बैंक फिर कहता था मैं नहीं दूंगा लोन, है ना, ये ड्रॉबैक पड़ा था ना। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को प्रमोट किया गया कि भाई देखो ये इंस्टीट्यूशंस जो होंगे ना ये कम से कम फिर भी ढंग से रीपेमेंट लेने में सक्षम होंगे। अगर इन्हीं 2-4 लोगों की ड्यूटी लगा दी कि भाई जाओ ले लो लोन वापस, अब वो तो कहेंगे हाँ मिश्रा जी पैसे चाहिए, वो मना भगा देगा उसको। तो लोन्स जो थे उस समय बहुत ही कम रीपे हो पाते थे, तो इसी वजह से कम्युनिटी बेस्ड ये रीपेमेंट मैकेनिज्म को छोड़ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करा गया। क्यों करा गया? इस बी कारण की वजह से करा गया क्योंकि बैंकों को ये डर होता था तब कि अगर रीपेमेंट नहीं हुई या जो लो होती थी तो बैंक कहता था मैं दोबारा लोन नहीं दूंगा। तो इस वजह से ही इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया गया। और इसके बाद नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम। तो वो पूछ रहा है कि भाई मेन ऑब्जेक्टिव बताओ, जो उसने पैराग्राफ दे रखा था उस प्रोग्राम का, तो हम वैसे भी आप पढ़ भी सकते हो। प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू वुमेन, फाइनेंशियल लिटरेसी, बिल्डिंग कम्युनिटी बैंक पार्टनरशिप, इनेबलिंग क्रेडिट एक्सेस फॉर रूरल पीपल। तो एक ही इसमें रूरल बैंकिंग या रूरल वाले चैप्टर से संबंधित लग रहा है कि भाई रूरल पुअर को हम आसानी से क्रेडिट सुविधाएं दे सके। तो वो आप पढ़ भी लोगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये थे बच्चों हमारे पूरे के पूरे 60 क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने एडिशनल प्रैक्टिस के तौर पे निकाले थे। आई होप आपने हर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ली हो, एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुना हो, और एक बार आप इन क्वेश्चंस को खुद भी बिना देखे करके देखना और फिर बाद में आंसर से क्रॉस टैली कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही हो, और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपको इसमें सबसे बढ़िया लगा और किस क्वेश्चन से आपको नई लर्निंग हुई। ऑल द बेस्ट।